हेलो एवरीवन। बेटा ये वीडियो बना रहे अपन रिवीजन के लिए, ठीक है। कार्यक्रम शुरू करते हैं रटने के लिए, ठीक है। रटने वाला रिवीजन। सबसे पहले ऑडिट एग्जिस्ट करता था एंशिएंट टाइम में। कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र से हमें इसका रेफरेंस मिला। 3 बातों के बारे में बोलता था। सबसे पहले फिक्स अकाउंटिंग पीरियड, क्लोजर ऑफ अकाउंट और ऑडिट के बारे में। ऑडिट आया लैटिन वर्ड ओडायर से, जिसका मतलब होता है टू हियर। ऑडिटर यूज्ड टू हियर अकाउंट रीड आउट टू देम, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि फर्स्ट ऑडिटर जनरल जो था वो 1860 में अपॉइंट हुआ, और अभी कॉम्पलर और ऑडिटर जनरल जो होता है वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है जो गवर्नमेंट के ऑडिट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। CNAG ऑडिटर अपॉइंट करता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद CNAG खुद नहीं करता, ऑडिटर अपॉइंट करता है। आगे बढ़ेंगे अपन लोग अपॉइंटमेंट के अंदर। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, ठीक है। उस एक्ट के अंदर में बना जो 1949 में पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट इन्फॉर्मेशन। ऑडिट का डेफिनेशन आ गया। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पर्सन का जजमेंट दूसरे पर्सन के किसी पर्सन का जजमेंट दूसरे के विश और डायरेक्शन के सबऑर्डिनेट ना हो, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑडिटर की एबिलिटी बढ़ाता है टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली। उसके बाद भाई वगैरह ऑडिट नहीं कर सकते। जिस कंपनी में तुमने शेयर खरीद लिया उसकी तुम ऑडिट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है फेयरली। अब मैनेजमेंट का काम होता है प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर का काम होता है टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, और ताकि कोई मिसलीड ना हो जाए। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? इसके लिए ऑडिटर देखेगा कि एंट्री के हिसाब से एविडेंस के हिसाब से एंट्री होनी चाहिए, यानी कि एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय एविडेंस, और कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए, और एंट्रीज के अकॉर्डिंग, एंट्रीज के रेफरेंस में अकाउंट ड्रॉ अप होना चाहिए, अकाउंट बने हुए होना चाहिए। अकाउंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, और वो बना किसके हिसाब से होना चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी कि AFRF के हिसाब से, और साथ में वो क्या दे? ट्रू और फेयर व्यू दे, ठीक है। 2 चीज़ का, ऑपरेशनल रिजल्ट और एसेट और लाइबिलिटी का, ठीक है। फिर अपन ने देखा ऑडिट कॉन्फिडेंस बढ़ाता है इंटरनेट यूजर का, एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर ले तो सबसे पहला अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की साउंड नॉलेज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें कई पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें पर्सन से इंटरेक्ट करना पड़ता है, इसमें बिहेवियरल साइंस काम आती है। उसके बाद स्टेट कहाँ पर काम आती है कि हम सारे ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक करना पॉसिबल नहीं होता, तो हमें सैंपल लेना पड़ता है, तो उसमें स्टेट काम आती है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स लॉ, बिजनेस लॉ की गुड नॉलेज होनी चाहिए जो एंटिटी को अफेक्ट करता है, जो लॉ एंटिटी को अफेक्ट करता है उसकी गुड नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए फेमिलियर होने के लिए, उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, एंटिटी के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से फेमिलियर होने के लिए, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग की नॉलेज, EDP की नॉलेज होनी चाहिए, और EDP अपने आप में ही एक डिसिप्लिन बन चुका है, ठीक है। डिसिप्लिन की तरह डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग एज अ डिसिप्लिन इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसकी नॉलेज होनी चाहिए? उसको रेशियो की, कैश फ्लो की, फंड फ्लो की, कैपिटल बजटिंग की, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन के अंदर एंटिटी को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्लाइंट, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्लाइंट और उसका एंटिटी और उसका बिजनेस एक्टिविटीज़, उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ और फंक्शन, जिसमें कॉस्ट आता है, अपना मार्केटिंग आता है, ठीक है, कॉस्ट आता है, मार्केटिंग आता है, प्रोडक्शन आता है, ये सब आता है। चलो हो गए सारे। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें। ऑब्जेक्टिव आता है SA 200 के अंदर। एक बात करते हैं ऑडिटर की और एक बात करेंगे अपन ऑडिट की। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताएगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद SA, ठीक है। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहला टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट और नोट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है क्या? इसके लिए ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस, ये ऑडिटर को इनेबल करेगा टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF, ठीक है। उसके बाद टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय SA, ठीक है, एंड इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग, ठीक है। एज रिक्वायर्ड बाय SA के हिसाब से, और इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। अब अपन ने देखा कि रीजनेबल एश्योरेंस डिफरेंट होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस से। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है कंप्लीट एश्योरेंस और गारंटी, ठीक है, जबकि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब गारंटी, कंप्लीट गारंटी नहीं होता, ठीक है, लेकिन हाई लेवल एश्योरेंस होता है, ठीक।
तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है हाई लेवल एश्योरेंस। अब ये कैसे मिलेगा, हम लोग ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करें एज पर ऐसे, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करें एज पर ऐसे। दूसरा और एविडेंस ऑब्टेन करें, ठीक है, और इवेल्यूएट करें, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट ऑब्टेन करना है और इवेल्यूएट करना है, ठीक है, और कंक्लूजन ड्रॉन, ओपिनियन फॉर्म, ठीक है। इट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस जिसको अपन रीजनेबल एश्योरेंस का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कोप पढ़ने से पहले AFRF का मतलब, AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेमवर्क adopted for preparation adapted for presentation of presentation of financial statement प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए अडॉप्ट करते हैं, और एक्सेप्टेबल होता है 3 चीज में, इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो नेचर ऑफ एंटिटी हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन हो गया, ये 3 चीज के अंदर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब स्कोप के अंदर, स्कोप का मतलब होता है रीच और रेंज, ठीक है। तो स्कोप के अंदर सबसे पहला कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कंटेंट अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर सोर्स डेटा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है, ठीक है, आर रिलायबल और सफिशिएंट बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको कैसे इंश्योर करेगा ऑडिटर, इसको इंश्योर करेगा चेक करके, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को स्टडी और असेस करके इंश्योर करेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, इसको ऑडिटर इंश्योर करेगा 2 चीज़, इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम को असेस और स्टडी करके, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अपन यहाँ से स्टार्ट करते थे कि फाइनेंशियल क्या ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है क्या, ठीक है, वेदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की है क्या, कीप इन माइंड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये कैसे इंश्योर करेगा ऑडिटर, ये इंश्योर करने के लिए उसको देखना पड़ेगा, उसको इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है, उसके लिए उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर समरी होना चाहिए ट्रांजैक्शन और इवेंट का, और उसको कंसीडर करना पड़ेगा जजमेंट टेकन बाय मैनेजमेंट कई सारे जजमेंट लेता है, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट के जजमेंट की बात कर लो कि मैनेजमेंट क्या करता है, कई सारे जजमेंट लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट प्रिपेयर करने के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के अंदर मैनेजमेंट जो होता है कई सारे जजमेंट लेता है, ठीक है। अब जैसे चूजिंग एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके अंदर आता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है, इसे चूज करना। अब वो कैसे कंसिडर करेगा जजमेंट को, जजमेंट को कंसिडर करने का मतलब होता है कि जो सिलेक्शन है अकाउंटिंग पॉलिसी का, ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए और एप्लीकेशन जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी प्रिपेयर किस पे करे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इस बेसिस पे प्रिपेयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग सिस्टम, ड्राइव फ्रॉम इट्स अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, अबाउट पास्ट इकोनॉमिक इवेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, अबाउट पास्ट इकोनॉमिक इवेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, एग्जाम्पल है परचेज और सेल। स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट के स्कोप में क्या आता है क्या नहीं आता, तो देखो ऊपर CRD पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, CRD मतलब C मतलब कवरेज, R मतलब रिलायबिलिटी और D मतलब डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर। उसके बाद अब स्कोप में क्या आता है, क्या नहीं आता है, अच्छा क्या आता है तो पढ़ लिया ना, सॉरी। हाँ, स्कोप में एक चीज़ और आता है, अपन एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन, ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं था। अब क्या चीज़ नहीं आती, 2 काम नहीं आते, 2 चीज़ ऑडिटर ऑडिट नहीं होती, 2 काम नहीं आते, 2 चीज़ ऑडिट नहीं होती, ठीक है। 2 काम दूसरों के नहीं आते, पहला प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा ड्यूटीज जो उसके कॉम्पिटेंस के डोमेन के बाहर है, विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, ठीक है। रिक्वायर्ड डिफरेंट स्किल सेट ऑफ वर्कर, जैसे फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, क्वालिफाइड इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। उसके बाद ये 2 हो गए। अब 2 चीज़ ऑडिट नहीं होती, पहला ऑडिटर क्या नहीं होता, ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं होता इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। और दूसरा ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है क्रिटिकल एग्जामिनेशन और ऑडिट इससे अलग होता है, डिफरेंट होता है,
ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन होता है का स्कोप जो होता है वो स्पेसिफिक और नैरो होता है। ऑडिट का स्कोप जनरल और ब्रॉड होता है। अगर फ्रॉड सस्पेक्ट किया जाए और फ्रॉड को रियल में एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा उसके लिए बुलाया जाए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो वो इन्वेस्टिगेशन का कैरेक्टर ले लेता है। ठीक, चलो। हाँ, अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जो पावर होती है, सॉरी, ऑडिटर के पास लीगल पावर नहीं होती, सर्च की और स्टेटमेंट लेने की, विटनेस ऑन ओथ, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑन विटनेस ऑफ ओथ, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर वही ऐसे 200 के अंदर ही आता है इनहेरेंट लिमिटेशन भी, स्कोप भी, पर्पस भी, ठीक है। अब इनहेरेंट लिमिटेशन भी ऐसे 200 के अंदर आता है, जो बोलता है क्या बोलता है, ऑर्डर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट बी रिड्यूस, ऑर्डर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट बी रिड्यूस, ऑर्डर इज टू जीरो बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन, ठीक है, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सबसे पहला नेचर टाइम और फ्यूचर, ठीक है, नेचर टाइम और फ्यूचर। सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर। अब क्या होता है बेटा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें कई सारे मैनेजमेंट के जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं और उस जजमेंट के अंदर कई सारी अनसर्टेनिटीज होती है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है और सब्जेक्टिव डिसीजन होते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता, ठीक है। तो हमने देखा कई सारे जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक बात तो जजमेंट वाली देखी। दूसरी बात देखी कि एक प्रेमाइसिस जो होता है ऑडिट का, वन ऑफ द प्रेमाइसिस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट, वो क्या होता है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करता है, प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRF, ठीक है, AFRF के हिसाब से बनाने की जिम्मेदारी समझता है अपनी, और एंड डिवाइसिंग इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल हो सकता है रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना करे, इंटरनल कंट्रोल में नॉट हैव ऑपरेटेड टू प्रोड्यूस रिलायबल इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर इट्स ऑन लिमिटेशन, इंटरनल कंट्रोल खुद की लिमिटेशन होती है। फिर इस पैराग्राफ के अंदर बोलता है कि मैनेजमेंट ने क्या किया, एक ऑथोराइज पर्सन बनाया जो परचेज बिल साइन करेगा, उसके बाद उसका पेमेंट होगा। लेकिन अगर वो ऑथोराइज पर्सन और अकाउंटेंट कल्यूड कर जाते हैं तो कल्यूशन इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशन है, ठीक है, ये बात बोला इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक। तो इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर जाएगा, जब दो लोग कल्यूड कर जाएंगे तो इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर जाएगा, ये इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसके अंदर दो लिमिटेशन होती है, एक प्रैक्टिकल और एक लीगल। प्रैक्टिकल लिमिटेशन ये होती है कि वो सारे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकता, उसे सैंपल लेना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही, सैम्पलिंग टेस्ट के बेसिस पे ही अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। लीगल लिमिटेशन है कि ऑडिटर मैनेजमेंट हो सकता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे, ठीक है, इस पर ऑडिटर उनको इन्फॉर्मेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अगर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देता, हो सकता है मैनेजमेंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे, ऑडिटर इस पर उसको फोर्स नहीं कर सकता। और अगर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को नहीं मिलती, यहाँ पर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वर्ड यूज़ करते हैं पर नहीं मिलती, तो ही कैन रिपोर्ट ओनली, ही कैन ओनली रिपोर्ट, वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है, ये उसकी लीगल लिमिटेशन हो गई। अब ऐसा क्यों करेगा मैनेजमेंट कि भाई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, हो सकता है मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व हो और फ्रॉड को कंसील कर रहा हो, छुपा रहा हो, बाय डिजाइनिंग सोफिस्टिकेटेड और केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम के थ्रू उसको छुपा रहा हो, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड और केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम के थ्रू उसको छुपा रहा हो, और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, जिसको ताकि ऑडिटर उसको रियल समझ ले। अब ऑडिटर वापस वही एक्सपर्ट तो है ही नहीं ऑथेंटिकेट करने में। अब आता है मैनेजमेंट हो सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मैनेजमेंट हो सकता है ट्रांजेक्शन करे रिलेटेड पार्टी के साथ, और हो सकता है वो ट्रांजेक्शन पेपर ट्रांजेक्शन हो सकता है ऑडिटर इस बात से अवेयर ना हो, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से अवेयर ना हो, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद ऑडिट नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन अलग होता है, ऑडिट अलग होता है, ऊपर कई सारी बातें लिख देंगे, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ये वो सब, ठीक है, इन्होंने भी ऐसे लिख दिया है एज डिस्कस अर्लियर, बहुत अच्छा, खुशी हुई सुन के। अब आता है भारी चीज, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीज ओवर टाइम, और ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर, ठीक है, इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस भी कम होता जाएगा और ऑडिटर हर मैटर को बार बार वेरीफाई नहीं कर सकता, ठीक है। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन, देयरफॉर अ बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक, बैलेंस रह जाता है बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट, इसमें बैलेंस रह जाता है, ठीक है।
इसमें एग्जांपल दिया था, अगर अपन मान लो 2 साल से ऑडिट कर रहे हैं तो तीसरे साल में अपन कुछ इन्फॉर्मेशन में भरोसा कर सकते हैं, और अगर सिचुएशन बदलने की वजह से चेंजेस आ जाए, कुछ नए चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ऊपर ही बल्ली ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर। फ्यूचर इवेंट का हो सकता है एंटिटी के बिजनेस में एडवर्स इफेक्ट पड़े। एडवर्स इवेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो एंटिटी की एबिलिटी को अफेक्ट करे टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस इन फ्यूचर। बहुत अच्छा, खुशी हुई। एंगेजमेंट होता है टू डू समथिंग, अरेंजमेंट टू डू समथिंग। एंगेजमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट टू डू समथिंग। यहाँ पर जो ऑडिटर होता है वो क्लाइंट होता है, इनके बीच में फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर ऑडिटर एग्री करता है कि वो ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट सिर्फ का मेन पर्पस ये होता है कि वो इंटरनेट यूजर का कॉन्फिडेंस एनहांस करता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है कि इंडिया के अंदर कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी है एक्सटर्नल ऑडिटर से। ऑडिट के बेनिफिट, ऑडिट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑडिट प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है इंटरनेट यूजर का, ठीक है। शेयर होल्डर को इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म चाहिए होता है, शेयर होल्डर ओनर होते हैं, उसको इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म चाहिए होता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिटेटिव बने, ठीक है, और ये रिलायबल मिले, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव और रिलायबल हो, ठीक है। और ये उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड करता है ऑडिट, ठीक है। अब दो पैसे देने वाले लोग, शेयर होल्डर हो गया, अब लेंडर और बैंकर की बात कर लो। लेंडर और बैंकर क्रेडिट डिसीजन लेने में, ठीक है, यूज़ करते हैं ऑडिट को, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब बात कर ले दो पैसा लेने वाले लोगों की। लेने वाले में सबसे पहले गवर्नमेंट की बात कर लो, यहाँ शेयर होल्डर और लेंडर की बात करी, शेयर होल्डर और लेंडर। अब गवर्नमेंट और एम्प्लॉय की बात करते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करने को और एम्प्लॉय को एक्ट ऐसा मॉरल चेक, ठीक है, ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड, ठीक है, एज दे अवेयर एज दे आर फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड, ठीक है, इन ऑडिट। उनको डर होता है, फियर होता है बीइंग डिस्कवर्ड इन ऑडिट, कि ऑडिट में डिस्कवर ना हो जाए। यही फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है ऑडिट। ऑडिट में ऑडिट डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, फ्रॉड और एरर और दोनों, ठीक है। और ऑडिट इंटरनल कंट्रोल के एग्जिस्टेंस को और ऑपरेशन को रिव्यू करता है और पॉइंट करता है कोई डेफिशिएंसी होती है तो, ठीक है, पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसी। क्या ऑडिट मैंडेटरी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि ऑडिट लीगली मैंडेटरी हो। कंपनी के केस में ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। नॉन कॉर्पोरेट के केस में टैक्स लो के हिसाब से अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाए तो ऑडिट कराना जरूरी है। स्कूल वगैरह इसलिए ऑडिट कराते हैं ताकि उनको ग्रांट चाहिए होता है, और दूसरे लोग इसलिए ऑडिट कराते हैं क्योंकि उनको ऑडिट का बेनिफिट चाहिए होता है, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा? ऑडिटर। ऑडिटर को अपॉइंट करेगा शेयर होल्डर। कंपनी के केस में एजीएम में, कंपनी के केस में एजीएम करेंगे, सॉरी कंपनी के केस में शेयर होल्डर करेंगे एजीएम में। गवर्नमेंट के केस में सीएनएजी करेगा, फर्म के केस में पार्टनर करेगा। कंपनी में शेयर होल्डर, गवर्नमेंट में सीएनएजी, फर्म में पार्टनर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। किसको रिपोर्ट करना है? पर्सन मेकिंग अपॉइंटमेंट, टू पर्सन मेकिंग अपॉइंटमेंट, उसे रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एंगेजमेंट, ठीक है, इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस कंक्लूजन या प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस ओपिनियन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है ओपिनियन। इससे क्या होता है? एक्सप्रेस करने से टू एनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, उनका कॉन्फिडेंस एनहेंस होता है, ठीक है। किस पे कंक्लूजन देता है? अबाउट आउटकम ऑफ इवेल्यूशन और मेजरमेंट, अबाउट आउटकम ऑफ इवेल्यूशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया के अगेंस्ट में। तीन पार्टी होती है। पहली पार्टी है प्रैक्टिशनर, ठीक है। प्रैक्टिशनर वो होता है हु प्रोवाइड एश्योरेंस, जो एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। प्रैक्टिशनर ब्रॉड टर्म है ऑडिटर से। ऑडिट रिलेटेड होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, जबकि प्रैक्टिशनर नॉट नेसेसरी प्रोवाइड एश्योरेंस रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रैक्टिशनर जरूरी नहीं है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो एश्योरेंस प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ब्रॉडर टर्म है। उसके बाद बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल पार्टी, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद इंटरनेट यूजर फॉर हुम एश्योरेंस रिपोर्ट हैज टू बी प्रिपेयर्ड, जिसके लिए एश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करने में आती है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन है टू बी एग्जामिन बाय द प्रैक्टिशनर, ठीक है। सुटेबल क्राइटेरिया बेंचमार्क होता है जिसके अगेंस्ट में सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट किया जाता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर प्रैक्टिशनर परफॉर्म करता है जब एश्योरेंस एंगेजमेंट उसमें वो ऑब्टेन करता है,
एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करने के टाइम पे प्रैक्टिशनर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, और एप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से ज़्यादा कंफर्ट भी दे सकता है। ठीक है, वन एविडेंस कैन गिव मोर कंफर्ट देन अदर। ठीक है, जो ऑडिटर को ज़्यादा कंफर्ट देगा वो क्वालिटेटिव और एप्रोप्रिएट है। ठीक है, लेकिन एविडेंस तो दोनों ही होने चाहिए, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट क्या होता है? ये एक आउटकम होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट का, जो कंटेन करता है कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन जो कंटेन करता है एश्योरेंस या कंक्लूजन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर के बारे में। अब ऑडिट और रिव्यू में अपन पढ़ते हैं शेप। एस का मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है, चाहे ऑडिट हो चाहे रिव्यू हो। एच का मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, ऑडिट भी रिव्यू भी। ठीक है, ऑडिट और रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हैं जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं कि ऑडिट और रिव्यू होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रिपेयर हुआ होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल। शेप के अंदर आता है ए एश्योरेंस। एक तरफ होता है रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, जिसको हाई लेवल एश्योरेंस बोलते हैं। एक तरफ होता है लिमिटेड एश्योरेंस, जिसको मॉडरेट बोलते हैं, और अगर ऑडिट से कंपेयर करो तो लोअर लेवल एश्योरेंस बोलते हैं, देन ऑडिट। ठीक है, फिर आता है पी। पी का मतलब होता है प्रोसीजर। एक में फीवर प्रोसीजर होते हैं, एक में डिटेल्ड प्रोसीजर, एक्सटेंसिव प्रोसीजर, इलेबोरेटिव प्रोसीजर। ठीक है, अब डिफरेंस के अंदर सिर्फ इतना याद रखना है कि हाई लेवल का एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये, और कंक्लूजन जो होता है रीजनेबल होता है। ठीक है, एश्योरेंस हाई लेवल, कंक्लूजन रीजनेबल, बस ये वर्ड याद रखना है। इसका उल्टा यहाँ कर देना है, यहाँ हाई लेवल को मॉडरेट लेवल लिख देना है। ठीक है, यहाँ रीजनेबल को लिमिटेड लिख देना है। एश्योरेंस, इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग तरह के एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एंगेजमेंट। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो दो चीज़ के ऊपर बेस्ड हो, एक एजम्पशन के ऊपर और एक एक्शन के ऊपर। ठीक है, एजम्पशन ऑफ इवेंट अकर्ड इन फ्यूचर, ठीक है, एंड पॉसिबल एक्शन टेकन बाय एंटिटी, ये दो चीज़ पे बेस्ड हो। ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो दो चीज़ पे बेस्ड हो, एक एजम्पशन पे और एक एक्शन पे, एजम्पशन पे एक्शन पे। ठीक है, एजम्पशन ऑफ इवेंट, एजम्पशन ऑफ फ्यूचर इवेंट लिख दो, या एजम्पशन ऑफ इवेंट अकरिंग इन फ्यूचर। ठीक है, जो फ्यूचर में होंगे, और पॉसिबल एक्शन टेकन बाय एंटिटी। ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, प्रोजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, तो या तो प्रोजेक्शन के फॉर्म में होगा या फोरकास्ट के होगा या दोनों के फॉर्म में होगा। ठीक है, इस एश्योरेंस रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर 3 काम करता है। ठीक है, ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस ही बोलेंगे। ठीक है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। ठीक है, किस बारे में? कि जो एजम्पशन लिए है मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करने में वो अनरीजनेबल तो नहीं है, पहला। दूसरा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर तो है हर चीज़ का। ठीक है, और तीसरा, ऑल मटेरियल एजम्पशन डिस्क्लोज होने चाहिए। ठीक है, इन 3 चीज़ पे वो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, कि एजम्पशन अनरीजनेबल ना होना चाहिए, और प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज होना चाहिए, प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड और प्रेजेंटेड होना चाहिए, और ऑल मटेरियल एजम्पशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ऑडिटर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो ओपिनियन एक्सप्रेस करे। ठीक है, इस एश्योरेंस एंगेजमेंट में ऑडिटर इस पोजीशन में नहीं होता कि ओपिनियन एक्सप्रेस करे इस बात पे कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट है वो अचीव होगा फ्यूचर में, विल बी अचीव। ठीक है, उस पर ओपिनियन एक्सप्रेस करने की कंडीशन में नहीं होता। ठीक है, पोजीशन में नहीं होता। तो प्रोस्पेक्टिव के बारे में अपन ने 4 चीज़ पढ़ी। 3 चीज़ का ऑडिटर ध्यान रखेगा और रिपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं रहेगा। ठीक है, 3 चीज़ का ध्यान रखेगा और रिपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं रहेगा। अब बारी आती है क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले आता है साफ, ठीक है, फिर आता है शांत, फिर आता है शार्प। साफ, शांत, शार्प। ठीक है, अब साफ के अंदर 2 चीज़ पढ़ेंगे। साफ के अंदर क्लियर हेडनेस और फर्मनेस, हेडनेस फर्मनेस। ठीक है, ये हो गया साफ। उसके बाद आता है शांत, इसके अंदर गुड टेम्पर और पेशेंस। उसके बाद आता है शार्प, टैक्ट और कॉशन। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। साफ, शांत, शार्प। साफ के अंदर क्लियर हेडनेस फर्मनेस, शांत के अंदर अपन पढ़ेंगे पेशेंस और गुड टेम्पर, और अपन शार्प के अंदर पढ़ेंगे टैक्ट और कॉशन। आई के अंदर पढ़ेंगे इंटीग्रिटी और इंडस्ट्रियस। ठीक है, और डी के अंदर डिस्क्रेशन। खत्म। ठीक है, या तुम्हें अगर आर डी शर्मा करना है तो आर का मतलब रिलायबिलिटी, डी का मतलब डिस्क्रेशन और शर्मा का मतलब शाइन।
ठीक है। अभी आएगा शाइन, शाइन ऑफ कल्चर होना चाहिए, ही मस्ट हैव शाइन ऑफ कल्चर, ठीक है, फॉर अटेनिंग ग्रेट हाइट्स, ठीक है, ही मस्ट हैव शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग अ ग्रेट हाइट, ये बात याद रखना। अब इंटीग्रिटी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी बैक्ड बाय इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंटीग्रिटी का भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड हो और इंडिपेंडेंस के साथ हो, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब बेसिक ह्यूमन क्वालिटी भी होनी चाहिए, इंसानों जैसे लक्षण भी होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल, ठीक है, अकाउंटिंग की कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, साइन क्वा नॉन है, यानी कि एसेंशियल कंडीशन है फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बनाए गए जो ऑडिट पे अप्लाई होते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट बनाए गए जिसको शॉर्ट में एसआरई बोलते हैं, जो रिव्यू पे अप्लाई होते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के। स्टैंडर्ड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट बनाए गए जिसको शॉर्ट में एसएई बोलते हैं, ये अप्लाई होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट पे जो अदर देन ऑडिट और रिव्यू हो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का है, ठीक है। एसआरएस यानी कि स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस बनाए गए जो अप्लाई होते हैं, दो चीज़ का तो नाम लेता है, तीसरे में अदर लिख देता है। पहला कंपाइलेशन पे, दूसरा एग्रीड अपॉन प्रोसेसर पे, एग्रीड अपॉन प्रोसेसर कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ठीक है, और तीसरा अदर रिलेटेड सर्विस पे अप्लाई होता है एसआरएस। स्टैंडर्ड ऑडिट इतने सारे बनाए गए, जो इतने सारे इशू किए गए जो सारे इश्यूज को कवर करते हैं, वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को कवर करते हैं, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में आता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आता है ऑडिट प्लानिंग, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आता है ऑडिट एविडेंस और ऑडिट सैम्पलिंग, चैप्टर नंबर 6 के अंदर आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और चैप्टर नंबर 8 के अंदर आता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये सारे ऐसे अपन लोग आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। रिव्यू का एक एग्जाम्पल अपन ने लिया था, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू करना, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि 6 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, ठीक है। रिलेटेड सर्विस में एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब समझ लो, अभी तक अपन ने फ्यूअर प्रोसीजर पढ़ लिया, डिटेल प्रोसीजर पढ़ लिया, अब आएगा सर्टेन प्रोसीजर। सर्टेन प्रोसीजर परफॉर्म करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी आइटम के ऊपर या बैलेंस शीट के ऊपर या पूरा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सर्टेन प्रोसीजर परफॉर्म करना, खत्म बात, ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर होता है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के अंदर चलो ये तो हो गया, उसके बाद कंपाइलेशन की बात करें तो ऑडिटर मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकता है, ठीक है, असिस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे ही कंपाइलेशन एंगेजमेंट बोलते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिशनर साफ इशू करता है रिपोर्ट जिसमें क्लियरली बताता है कि यहाँ पर ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है और हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करें, तो यहाँ पर वो साफ साफ बताता है। देखो वहाँ पर वो ओपिनियन एक्सप्रेस करने की पोजीशन में नहीं होता, ऊपर प्रोस्पेक्टिव के अंदर वो एश्योरेंस एंगेजमेंट तो है लेकिन वो ओपिनियन एक्सप्रेस करने की पोजीशन में नहीं है इस बात पे कि हम रिजल्ट अचीव करेंगे, ठीक है, वहाँ ओपिनियन एक्सप्रेस करने की पोजीशन में नहीं है और यहाँ वो करेगा नहीं क्योंकि ये एश्योरेंस नहीं है, ठीक है, वहाँ पर ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करने की पोजीशन में नहीं है और ये एश्योरेंस नहीं है, दिस इज नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। रिपोर्ट तो इशू होगी हर जगह, ठीक है, यहाँ पर इशू करके बताया, क्लियरली बताएगा कि भाई ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है और हम लोग अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, यहाँ ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेगा, वहाँ ओपिनियन एक्सप्रेस करने की पोजीशन में होता नहीं है, किस चीज़ पे कि जो रिजल्ट है वो अचीव होंगे, इस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करने की पोजीशन में नहीं होता। कहाँ पर? वहाँ पर कहाँ पर? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी कंट्रोल बनाए गए जो ऑडिटर से मांगते हैं, ऑडिटर को बोलते हैं रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑडिटर कि क्या करे ऑडिटर, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाए अपने हर काम के लिए, चाहे ऑडिट हो, रिव्यू हो, रिलेटेड सर्विस हो और अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट हो, ठीक है, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाए सो देट उसके जो फर्म है वो पर्सनल है वो कंप्लाई करे पीआरएल का, रिपोर्ट करे, इशू करे एप्रोप्रिएट, कंप्लाई करे पीआरएल का, रिपोर्ट इशू करे एप्रोप्रिएट, दो चीज़ के लिए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल दो चीज़ के लिए बनाए, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल दो चीज़ के लिए बनाए कि फर्म और उसके जो पर्सनल है वो कंप्लाई करे पीआरएल को, ठीक है, और इशू करे एप्रोप्रिएट रिपोर्ट। पीआरएल में पी का मतलब है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, आर का मतलब है रेगुलेटरी और एल का मतलब है एंड लीगल। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट पीआरएल, ठीक है, और रिपोर्ट इशू करे एप्रोप्रिएट, दो चीज़ का, ठीक, ध्यान रखना है। अब ये स्टैंडर्ड करते क्या है, इसके मतलब वो क्या है, क्या बोलते हैं, नीडेड, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है इसके, दो चीज़ की क्वालिटी बढ़ाते हैं, इंश्योर करते हैं, इंप्रूव करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी, इंश्योर करते हैं ऑडिट की क्वालिटी, ठीक है, और दो चीज़ ऑडिटर को बनाते हैं, एक तो ऑडिटर के काम में यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, ठीक है, प्रोमोट यूनिफॉर्मिटी, और दूसरा ऑडिटर को इक्विप करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स से, ठीक है।
ऑर्डर की ड्यूटी क्या होती है? स्टैंडर्ड से रिलेटेड ऑर्डर की ड्यूटी क्या होती है? ऑर्डर को उसे फॉलो करना होता है। अब कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोसेस हम लोग फॉलो नहीं कर सकते एज पर ऐसे, ठीक है, जो ऐसे रिक्वायर कर रहा है ना प्रोसेसर, वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उस केस में ऑडिटर को पहला डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म किया है। कैसे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर? हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म किया है वो अचीव कर रहा है पर्पस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर। कैसे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर रिक्वायर्ड प्रोसीजर का पर्पस अचीव कर रहा है, ये उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। दूसरा उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा रीजन फॉर डेविएशन। इफ इट इज नॉट क्लियर, तो क्लियर ना हो तो उसको करना पड़ेगा रीजन। और तीसरा लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन ये सब करने से वो एब्सॉल्व नहीं हो जाता अपनी ड्यूटी से, जो स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने की उसकी ड्यूटी है ना, इससे वो एब्सॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है। उसकी ड्यूटी तो रहेगी स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने की, उससे बच नहीं सकता हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये हो गया रिवीजन खत्म। बाबा टेक केयर, बनाइए आपका दिन मंगल में।